अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ, बोले तो मस्त, क्या कह सकते हैं। बहुत पुरानी एक डायलॉग याद आ गई, मस्त। चलिए छोड़िए इस चीज़ को, चलते स्टोरी की तरफ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। नैना टक्कर की कंडीशन थोड़ी सी सीरियस थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ सीरियस तो थी उसकी कंडीशन। बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर कामनी प्लस चांदनी खड़े थे। चांदनी को एक साइड से हक करके खड़े थे सब, और वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ चुकी थी, क्योंकि कोई मामूली इंसान तो इस हॉस्पिटल में नहीं है। एक आईपीएस ऑफिसर इस हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी जान का खतरा भी हो सकता है। जिस तरह से एक इतनी बड़े मिशन कंप्लीट करके ये दोनों आए हैं, वो काबिले तारीफ थी। एक एक कदम पर उनकी मौत थी, एक एक कदम पर। जब जहाँ जहाँ उन्होंने कदम रखा था वहाँ वहाँ उनकी मौत थी। लेकिन जिस तरह से नैना टक्कर प्लस कामनी ने अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से उन लोगों का मुकाबला किया, वो काबिले तारीफ था। लेकिन आईजी साहब हैरान थे कि ये सब क्या था। तब वो कामनी की तरफ आके कहते, तुम कुछ कह सकती हो, कहने की कंडीशन है। तो कहती, सर इस वक्त मेरे लिए मेरी दोस्त इम्पोर्टेंट है, आपके सवालों से पहले। और जैसे ही होश आएगी वो जो आपसे कहेगी मैं भी आपसे वही कहूँगी, लेकिन सबसे पहले उसका होश में आना ज़रूरी है। तो आईजी सर कहते, ठीक है, मुझे भी लगता है कि उसका होश में आना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हें अगर कुछ कहना है तो कह सकती हो। नहीं, हाल फिलहाल मुझे कुछ नहीं कहना, ठीक है। ये कहकर आईजी साहब डॉक्टर से मिलने के उनके रूम की तरफ बढ़ते, लेकिन क्योंकि ऑपरेशन थिएटर से भी कोई डॉक्टर बाहर निकला नहीं है तो इसलिए वो वापस अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तब कामनी यहाँ वहाँ देखती है, तो कामनी के यहाँ वहाँ किसी को ढूंढने पाकर चांदनी कहती है, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो। खूबसूरत को। वो यहाँ नहीं आई है खूबसूरत, वो उसकी दोस्त है, वो यहाँ नहीं आई। वो यहाँ क्या करेगी, मेरा मतलब क्यों यहाँ होगी। इतना सब कुछ हुआ और हर न्यूज़ में उसी के बारे में चर्चा है। तो क्या खूबसूरत तक ये पैगाम नहीं पहुँची है कि नैना की कंडीशन क्या है, वो इस वक्त के कहाँ है। हो सकता है वो आई होगी, यहाँ के हॉस्पिटल वालों ने नहीं छोड़ा होगा, जिस तरह मुझे नहीं छोड़ा था। तो तुम यहाँ कैसे आए। चोर हूँ, कहीं पर भी आ जा सकता हूँ, तुम्हें तो पता है ये होना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं चोर हूँ और कहीं पर भी आ जा सकता हूँ, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। तो क्या वो चोर नहीं हो सकती। कि- तो तुम उसे चोर मानती हो। हाँ, वो जिसने मेरे दोस्त का दिल चुराया वो चोर ही तो है। तुम्हें पता है नैना कभी इतनी कमज़ोर नहीं पड़ी थी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने उसकी आंखों में एक तकलीफ देखी थी, एक डर देखा था। कैसा डर। किसी को खोने का डर, किसी से दूर जाने का डर। वो कहती नहीं है, वो एक ही लफ्ज़ कहती है कि नहीं, शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड, शी इज़ नॉट माई टाइप। हाँ, ये एक बात सच है कि वो नैना की टाइप की लड़की नहीं है, लेकिन नैना को फर्स्ट टाइम उसके लिए बेचैन होते हुए देखा था। जैसे कि उसकी आंखें कह रही सिर्फ एक दफ़ा, जिस तरह मैंने उसे कहा, लफ्ज़ों में कहा था, लेकिन उसकी आंखों ने कहा था, अगर यहाँ से ठीक सलामत निकली ना तो उसने देखने की पहली ख्वाहिश होगी मेरी। इसलिए यहाँ पर चारों तरफ उसे देख रही कि वो है या नहीं। तब वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से डॉक्टर बाहर आते। डॉक्टर कहते, उनके गोली तो हमने निकाल चुके हैं, लेकिन उनकी कंडीशन थोड़ी सी सीरियस है। जब तक उन्हें होश नहीं आता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। एक बुलेट उसके पेट में लगी थी, दूसरी बुलेट उसके बाजू में लगी थी, दोनों गोलियां हम निकाल चुके हैं। अब फिलहाल तो कह सकते हैं 12 घंटे तक देखते हैं। इस 12 घंटे के अंदर अगर उन्हें होश आए तो ठीक, वरना हम कुछ भी नहीं कह सकते और दुआ कर सकते हैं उनके लिए। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते। तो डॉक्टर के पास जाके काम नहीं करती कि उसे रूम में शिफ्ट, आईसीयू रूम में शिफ्ट कर सकते हैं, रूम में नहीं। और कोई भी उनसे हाल फिलहाल मिल नहीं सकता जब तक उन्हें होश नहीं आता। हमारी डॉक्टर टीम आती जाती रहेगी और नर्सेस आते जाते रहेंगे, इसलिए कोऑपरेट कीजिएगा। और कोई आम इंसान तो नहीं है जिसको हम ऐसे किसी के हवाले करके ट्रीटमेंट करें। और आईपीएस ऑफिसर है नैना टक्कर, और मेरे काबिल दोस्त की बेटी भी है, वकील की, तो उसे जवाब देना मेरा बनता है। और कई बार उसका कॉल मेरे फ़ोन पर आ चुका है और हर दफ़ा वो अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा है मुझसे। तो कोऑपरेट कीजिएगा हमसे भी और अपने आप से भी।
हमसे इसलिए कोऑपरेट कीजिएगा, हमारे जितने डॉक्टर हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचा दी जाएगी। वही डॉक्टर के अलावा कोई और डॉक्टर इस रूम में तो जा ही नहीं सकता। और हाँ, जाने से पहले उनका मार्क्स आपके सामने हटा देंगे, तब आप इन्हें अंदर लेके भेजिएगा ज़रूर, क्योंकि कोई मामूली इंसान नहीं है वो लड़की। ये कह कर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तब जानने की कमाल है, मामूली इंसान नहीं है, इतना सब कुछ उसे पैसे पता है। सुना नहीं कि उसने क्या कहा, अंकल के दोस्त थे। हो हाँ, ये भी तो सुन ले, सॉरी सॉरी। तो अच्छी बात है ना कि वो सारे डॉक्टर जो इसके ट्रीटमेंट करेंगे उनकी तस्वीर तो तुम लोगों के पास होगी, किसी को भी तुम ऐसे जाने नहीं दे सकते। आई नो कह सकते हो, लेकिन मुझे परेशानी हो रही है। वो अगर उठेगी तो सबसे पहले उसका अगर पूछा तो मैं क्या जवाब दूँगी? तुम्हें क्यों लगता है कि वो उसके बारे में पूछेगी? अपने दोस्त को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। वो सबसे पहले पूछेगी नहीं, लेकिन उसकी आंखें यहाँ वहाँ चारों तरफ घूमेगी, ज़रूर देख लेना। जब हम दोनों एक रूम में तो साथ जाएंगे, ओके देख लेंगे। तभी वहाँ पर कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहता है। अब रात के तकरीबन 8 बज चुके थे। तब चांदनी कहती है लंच किया भी नहीं, डिनर कर ले, मुझे भूख नहीं। जब तक उसे होश नहीं आता, कम वो नहीं आ रहा। उसे होश आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा ना खतरे की इतनी बात नहीं है, 12 घंटे का खतरा तो सर पे मंडरा रहा है ना। हाँ मंडरा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इससे तुम्हें कुछ होगा ना मुझे कुछ होगा। तुम भूखी रहोगी तो तुम्हारे भूख देने से उसे होश आ जाएगा? नहीं, उसे होश नहीं आएगा, लेकिन उसे परेशानी होगी अगर तुमने कुछ खाया नहीं। और तुम अपनी भी कंडीशन तो देखो, तुम्हें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तुम्हें भी कोई अच्छा खासा तो लग चुका है। कई दफ़ा तो उसने मेरी जान बचाई है। दोस्त अच्छी है तुम्हारी, अपने से पहले तुम्हारे बारे में सोच रही थी। हाँ नो, मुझे पता है तुम्हें किसी बताओ, मैं खुद से पहले मेरे बारे में सोच रही थी, क्योंकि अभी जो तुमने कहा इसी बात को तो मैंने पकड़ा। चले खाना खा ले, मुझे भूख नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, खाना मत खाओ, यहाँ पर नीचे कैंटीन में जाके कुछ कॉफ़ी या स्नैक्स चाय वगैरह पी लेते हैं। इससे तुम्हें भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा और मुझे भी अच्छा फील होगा कि मैंने तुम्हें कुछ खिलाया। अब चले। ये क्या करो, कामनी का हाथ पकड़ के अपने आगे ले चलने ही वाली थी, तब कामनी पीछे आती हो गई थी। यहाँ से हिलना मत जब तक मैं ना हूँ, और हाँ, हमारे अलावा किसी को अंदर जाने मत देना, चाहे वो आईजी सर क्यों ना हो। तब आईजी उसे घूर के देखती, इसका क्या मतलब? सर कोऑपरेट कीजिए ना, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो आप उसे देखने की बजाय सवाल करने में चले गए तो प्रॉब्लम मुझे ही होगी ना, इसलिए कोऑपरेट सर। ये क्या करो, वहाँ से चली जाती। तब चांदनी की ज़बरदस्त एक आईजी को रोक रही हो उसके अफसर से मिलने से। उनके सवालों के भूचाल से उसे रोक रही हो। उसकी कंडीशन ये नहीं कि वो उनके सवालों के सारे जवाब दे सके। हमारे साथ जो बीता हो हमें पता है, हम जिस तरह से वहाँ से निकले, जिस तरह से हम लड़के निकले, हमें पता है कि हमने मौत को ना अपने 2 कदम, सिर्फ 2 कदम की दूरी पर देखा था। ऐसा लगा कि मौत हमें छू के निकल गई थी, ऐसी कंडीशन थी हम दोनों की। मेरी तो थी ही थी, साथ में नैना की। उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब थी, जब उसे ये लगा था कि उसकी वजह से उसे लोग मारने आए हैं और उसकी वजह से उसका टीम पर नुकसान पहुंच रहा है। उसकी टीम को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, इस चीज़ से वो डर रही थी। लेकिन बाकी वो हिम्मत वाली थी। जिस तरह उसने सबके सामने दिमाग लगा के हम सबको यहाँ से निकाला, वो काबिल तारीफ़ था मेरे लिए तो। हाँ, और सारी ज़िंदगी इस बात का मैं याद रखूँगी कि मैंने एक नैना टक्कर आईपीएस के अंडर काम किया है, और वो भी जान देती है और जान देती भी है। अगर उसे लगता है कि उसकी जान से किसी की जान बच सकती है तो बिना सोचे समझो मैदान में कूद जाएगी। जब उसने हाथ उठाकर बाहर निकली थी ना उनके सामने, तो मुझे लगा यार मेरी दोस्त तो फट्टू निकली। सोच भी रही थी फट्टू, लेकिन जब उसने जिस तरह से उन्हें उकसाया और जिस तरह से उन लोगों ने गोली चलाई ना हम पर, और जिस तरह से उसने मुझे नीचे करके उनकी गोलियां उन्हीं को लौटाई, मुझे फ़ख्र हुआ उस टाइम तो पता लगा। तो पता है मुझे कैसे लगा? मुझे ऐसा लगा ना कि खड़े होकर उसे सल्यूट करूं कि उसने ये दिमाग लगाया। मेरे दिमाग तो चल नहीं रहा था। अगर तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा तो तुम्हें सीआईबीआई में किसने एडमिट करवा दिया? एडमिट मतलब जॉब ले ली सीआईडी में, मॉम डैड की वजह से। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका कोई बेटा होता तो एक पुलिस वाला होता, और मैं तो उनकी इकलौती बेटी हूँ, मेरे बाद तो उनको कोई बेटा हो नहीं सकता, डॉक्टर ने इसका मना किया था। तो इस वजह से मुझे मॉम डैड का सपना पूरा करना पड़ा। ओके, और फिर तुम्हें चोर से प्यार हो गया? कह सकते हो, एक चोरनी से प्यार हो गया। अब क्या कह सकते,
ज़िंदगी ये चलेगी, देखते हैं क्या क्या कर रंग दिखाती है ज़िंदगी। तुम जिस काम के लिए कहते हो काम हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया था, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था इस बार मेरा। तुम्हें पता है जो मेहनत काम था ना, मेरी सांसें यहाँ तक अटकी थी, सांसों को जैसे दिल कह रहा था अभी तुम बंद होने वाली हो, अभी तुम्हारा लाइफ खत्म होने वाला है। ऐसा क्या काम कर रहे थे जिससे तुम्हें ये फील हो रहा था कि तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो रही है? जब तुम मुसीबत में होती हो ना तो मेरे दिल की धड़कन खुद ब खुद बंद हो जाती है। ओ तो तुम्हारा यही मतलब है, तुम हमें लाइव देख रहे थे क्या? कह सकते हो मैं तुम्हें लाइव देख रही थी, तो कुछ किया क्यों नहीं, मुझे बचाया क्यों नहीं? हाथ बंधे थे इसलिए। ओ मेरा प्यारा बच्चा, और इसकी बातों को मजाक ले रहा था, लेकिन ये सीरियस सच बात है। जो वो चांदनी अपनी गर्लफ्रेंड को कह रही थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड इन चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं करती। तो वो लोग कैंटीन में पहुंचते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हैं और वहाँ पर बैठ के खाने लगते हैं। तब दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर टक्कर, जो परेशान थे अपनी बेटी को देखने के लिए, लेकिन आईजी साहब से कॉन्ट्रैक्ट में थे। तब उनसे कहती परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है, लेकिन तुम कहाँ हो? यहाँ तुम्हें अपनी बीवी के सॉरी यहाँ तुम्हें अपनी बेटी के पास होना चाहिए, लेकिन तुम कहाँ हो? किसी को कुछ पता नहीं। मैं जहाँ भी हूँ सेफ हूँ, बस इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। मेरी बेटी का ख्याल रखो। एक दफ़ा तुमने मेरी बीवी को उस हालत में मुझे सौंपा था जिस कंडीशन में मैं अपनी बीवी को देखना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को उसी डगार पर उसी जगह पर खड़ा किया है, और आई होप मेरी बेटी को कुछ भी ना हो। मैंने अपनी बीवी को खोने का दर्द बहुत सहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ सही थी मैंने जब मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई थी, लेकिन मेरी बेटी को ऐसी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर एक पुलिस वाले होकर एक पुलिस वाले की हिफाजत नहीं कर सकते तो क्या आवाम की खा कर हिफाजत करोगे तुम लोग? बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी है तो मैं समझूंगा कि पुलिस की रेपुटेशन मेरी नज़र में ठीक है। अगर मेरी बेटी नहीं रही ना तो यही समझूंगा कि पहले इतने साल पहले जो पुलिस थी अब भी वैसी है, अपनी ही अफसर की हिफाजत नहीं करने वाली। याद रखना इस बात को। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है और अपनी बेबी की तरफ देख कर कहता है काश तुम ठीक होती, कम से कम तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारी बेटी के पास इस वक्त बैठे होते हम दोनों, और उससे कहते देखो तुम्हारी मम्मा तुमसे मिलने आई है। ये कहकर वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के उसके हाथ में सर रख देते और एक आंसू उनकी आंखों से गिरते हुए अपनी वाइफ के हाथों में लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ हुआ, तो आंखें खोलती तो देखती है उसकी वाइफ ने उसका हाथ को हल्का सा टच किया। तो वो डॉक्टर की तरफ चिल्लाते हैं। जब डॉक्टर आके देखते तो कहते वो आपकी बातें सुन रही है, थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्स दे रही है, यानी कि वो भी दुनिया में की इस दुनिया में आना चाहती है। लेकिन देखिए कोशिश कीजिएगा, उनके सामने अच्छी बात कीजिएगा। शायद आपने कुछ ऐसी बात कही जिनसे उनकी आंखों की साइड से आंसू आ रहे हैं। तब अपने आंसू साफ कर कहती कहती हाँ मैंने अपनी बेटी के बारे में बात की है, उसे गोली लगी है। और तो डॉक्टर उन्हें एक साइड में लेके जाके कहते हैं अगर आपको अपनी बीवी से बात करनी है कोई खुशी वाली बात है कि शेयर कीजिएगा, ऐसे परेशानी वाली बातें शेयर मत कीजिएगा। लेकिन इसी बात से तो उनका कोई एक्शन हुआ था। डॉक्टर आई नो जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ है जिसे आप अच्छा समझते हो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर अंदर जाके उनकी चेक ट्रीटमेंट देखते हैं और उनके आंसू साफ करके कहते हैं ज़रा ध्यान से, ओके। ये कहकर उनके कंधे पर हाथ रख के वहाँ से चले जाते हैं। तब मिस्टर टक्कर कुछ ना कहकर अपना सर अपनी बीवी के हाथ में रख कर ले आंखें बंद कर लेते, लेकिन उनके दिल रो रहा था क्योंकि उनके पास जाने के लिए उनकी बेटी के पास वक्त नहीं। अगर बेटी के पास जाएगी तो बीवी के पास कौन रहेगा, और अब वो किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते। जिस तरह माफिया क्वीन वंशिका ने कहा था आपके अपने भी आपके दुश्मन हो सकते, तो वो किसी पर भी, यहाँ तक वो उसे आईजी को भी नहीं बताया कि तुम्हारी बहन ठीक है। पता नहीं क्यों उन्हें अजीब सा लगा। जब भी वो कहने की कोशिश करते लेकिन उनकी ज़बान रुक जाती है। अगर कहना होता तो नैना भी तो कह सकती थी अपने अंकल को, अपने मामा को, क्या आपकी सिस्टर जिंदा है, लेकिन नैना ने नहीं कहा, तो वो कैसे कह सकते कि उनकी वाइफ जिंदा है। बस इसी चीज़ से वो खामोश थे। वो चाहते थे कि नैना कहे, लेकिन नैना की खामोशी ने उन्हें भी खामोश कर दिया। और उन्होंने अपनी बेटी से ये सवाल नहीं किया कि क्यों तुमने अपने अंकल यानी कि अपने आईजी मामू से नहीं कहा कि उनकी बहन जिंदा है।
शायद कुछ सोचकर उसने कहा होगा। जिस तरह माफिया क्वीन वंशिका ने कहा कि तुम्हारी वर्दी वालों ने ही तुम्हारे लोगों तुम्हारे उसके उनके ही लोगों ने उन्हें मारा है, तो शक के दायरे में तो सभी आते हैं। तो जब तक क्लीन चेक नहीं आता तो कोई किसी को कुछ कहता नहीं। वही उसी दूसरी तरफ जिस रूम में नैना टक्कर थी, उसी रूम की लाइट बंद नहीं होती। वहाँ पर एक नर्स थी, तो नर्स थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चली जाती है। वो वॉशरूम जाती है, लेकिन इस क्लिनिक मतलब उस रूम के बाहर से निकल के दूसरे वॉशरूम जाती है। जो इनका खुद का स्टाफ का वॉशरूम था, वो उसी स्टाफ के रूम में जाकर वॉशरूम में चली जाती है। तब वहाँ पर उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कोई इंसान अंदर आता है। अंदर आके सीधा नैना के बेड के सामने खड़ा हो जाता है। फेस टू फेस नैना को देख रहा था और उसके चेहरे पर मार्क्स थी। वो कोई और नहीं, वंशिका राजपूत थी, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। वो खड़े होकर सिर्फ उसे देख रही थी और कह रही थी खुद से, आना नहीं चाहती थी। कदम उठा के जब वहाँ से निकली, सोचा था अपने घर जाऊंगी, उस खंडर में जाके बैठूंगी, लेकिन कदम खुद ब खुद तुम तक आए, पता नहीं चला। मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुम्हारे रूबरू कर रही हूँ। बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारे पास नहीं आना चाहती थी। ये कहकर वो एक एक कदम बढ़ा के नैना के पास जाके खड़ी हो जाती। नैना के ऑक्सीजन चल रहा था, नैना की हार्ट बीट की मशीनें सब चीज़ें चल रही थी और नैना बेहोश थी। उसके साथ सामने जो कुर्सी थी जिस पर नर्स बैठी थी, उसी पर बैठ जाती और कहती, नहीं सोचा था कि तुम्हें इस कंडीशन में देखूंगी। हाँ सोचा तो था, तुम्हें मौत के मुंह देखूंगी, अच्छा लगेगा। पहले देख लेती तो अच्छा लगता, लेकिन आज पता नहीं क्यों इस दिल से एक दर्द सी उठ रही है तुम्हें इस कंडीशन में देखकर। दिल कह रहा है कि तुम्हारी वजह से आज ये इस कंडीशन में थी। अगर तुम अपने बदले के अंदर, अपने गुस्से के अंदर उस इंसान को ये ना कहते कि तुम इन दोनों को ख़त्म करो, तो आज तुम्हारी ये कंडीशन नहीं होती। ये मेरे दिल का कहना है। शायद मेरा दिल सच कह रहा है। हाँ, मेरा दिल सच कह रहा है कि इस चीज़ में सब कुछ मेरा हाथ था, लेकिन मुझे उस इंसान के मुंह से उस सच को बुलवाना था जिस सच के बारे में मुझे कुछ दिन पहले पता चला था कि शेटी का भी हाथ है मेरी फैमिली को ख़त्म करने में। इसलिए मैंने इस मोहरे को खींचा है, लेकिन तुम पर भरोसा भी था कि तुम खुद को कुछ नहीं होने दोगी। और दिमाग बहुत अच्छा चलता है तुम्हारा नैना टक्कर, बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। ये कहकर उठती है और नैना की साइड के बेड की तरफ आती है और उसके पास ही जाके लेट जाती है। बिल्कुल आप बिल्कुल किनारे लेट जाती है, उसकी तरफ देखती है, उसके टर्न करके देखती है, एक साइड से लेटती है उसे टर्न करके, जैसे कि अपने हाथ को अपने सर के नीचे रख कर उसे देखना, और कहती है तुम्हारे पास आना नहीं चाहती हूँ, तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहती, तुम्हारे साथ लेटना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ खुद ब खुद कर रही हूँ। मैं माफिया क्वीन वंशिका बन के तुमसे मिलने आई हूँ। हालांकि तुमसे मिलने के लिए माफिया क्वीन वंशिका को नहीं, खूबसूरत को होना चाहिए, लेकिन आ गई है तुमसे मिलने के लिए। एक बात याद रखना नैना टक्कर, तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही हो और मैं ये नहीं चाहती, इसलिए तुमसे मिलने ना मैं आऊँगी ना खूबसूरत आएगी। तो तुम्हें उठने के बाद जिसको देखना है वो तुम्हारे सामने नहीं आएगी, क्योंकि उसका तुम्हारे सामने और तुम्हारी ज़िंदगी में उसका होना ज़रूरी नहीं है। एक बात याद रखो नैना, कि ना तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो ना मैं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी कमज़ोरी मैं बनूंगी और मेरी कमज़ोरी तुम बनोगी ना, तो तुम्हें भी मसला पैदा होगा, मुझे भी मसला पैदा होगा। तुम्हारी वर्दी पर सवाल उठेंगे और मेरी किस चीज़ पर सवाल उठेंगे मुझे खुद नहीं पता। मेरी माफिया क्वीन वंशिका राजपूत पर क्या क्या सवाल उठेंगे। एक लड़की के चक्कर में माफिया क्वीन वंशिका ने अपनी बरसों की मेहनत जो उसने की है उन लोगों को ढूंढने की, अगर उसी रास्ते से वो भटक जाए, उसी रास्ते से वो हट जाए, तो वो माफिया क्वीन वंशिका कहलाने के लायक नहीं है। वो अपनी माँ की बेटी कहलाने के लायक नहीं है। जिस माँ को उसने तड़पते हुए मरते हुए देखा है, उस माँ की बेटी कहलाने के लायक नहीं है। उस बहन की बहन कहलाने के लायक नहीं है जिसको पैदा होने से पहले उन लोगों ने मारा है। इस चीज़ से मैं हटना नहीं चाहती, और तुम कहीं ना कहीं मेरी कमज़ोरी बन के मेरे सामने आ रही हो, जो मैं अर्गिज़ नहीं चाहती।
मैं हरगिज़ खुद की कोई भी कमज़ोरी किसी के सामने लाना नहीं चाहती। जब तुम पर गोलियां चली ना, मेरे दिल से पूछो कि मेरे दिल पर क्या बीती। बता, बयान नहीं कर सकती, नहीं कह सकती कि तुम मेरे लिए कुछ मायने रखती हो। अब भी कहती हूँ मेरे लिए तुम कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन जब ये कहती हूँ ना, तो मेरा दिल कहता है अच्छा, तो अगर तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती, तो सबसे छुप छुपा के मैं तुम तक कैसे पहुँची, किस तरह से तुम तक पहुँची। लोग दरवाजे से आते और मैंने उस खिड़की का सहारा लेकर तुम तक क्यों पहुँची। तुम 6 माले पे हो और मैं 5th माले से ऊपर कैसे आई, ये मेरे दिल का सवाल है। और जवाब मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी जवाब नहीं है। मैं ये कह सकूँ कि मैं क्यों आई तुमसे मिलने। हाँ, तुम्हें एक नज़र देखना था, तुम्हारी सांसें चल रही है ये महसूस करना था, तुम्हारे दिल की धड़कन चल रही है उसे सुनना था। बस तुम्हें एक नज़र देखना था। कहीं पर चैन नहीं मिल रहा था, बेचैनी बात से ज़्यादा बढ़ रही थी। बस एक तुम्हें देखना था। एक नज़र देखने के बाद सुकून सा महसूस होने लगा है मुझे कि हाँ, तुम ठीक हो। ये 12 घंटे भी यूँ गुजर जाएंगे, जब तुम होश में आओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें एक नज़र देखना था। अब तुम्हें एक नज़र देख लिया। जैसे ही ऐसे महसूस होता है कि कोई अंदर आने वाला है, और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वो निकल जाती है। मतलब कि खिड़की से, वो खिड़की से निकलती नीचे देखती कहती, ज़िंदगी में पहली बार मैंने इस कतरे को मोड़ लेकर तुम तक पहुंची हूँ, वरना मैं ये कतरे उन लोगों को ढूंढने के लिए करती हूँ जिन्हें मेरी फैमिली को हर्ट किया है। ये कहकर वो साइड से पैप के ज़रिए उस बालकनी पहुंचती है जिस बालकनी से वो यहाँ तक आई थी। वो उसी बालकनी के अंदर चली जाती है और आराम आराम से नीचे फिर से 5वीं मंजिल पर पहुंच जाती है, क्योंकि 6ठी मंजिल पर नैना टक्कर का रूम था। वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट थी, बहुत ज़्यादा टाइट थी। किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी अंदर आने से पहले अपना मास्क जो उन्होंने लगाया था उसे भी हटाने के आर्डर उनके पास थे। और वो लोग वैसे ही कर रहे जैसे कि डॉक्टर ने पहले उनसे कहा था कि किसी को भी बिना देखे चेक किए अंदर मत भेजना, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। तो वो क्या करती, इसलिए उसने इस कतरे को अपने ऊपर लेकर नैना टक्कर तक पहुंची थी। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती, उसी जगह जाती जहाँ वो पहले जा रही थी, यानी कि अपने मॉम डैड के उस खंडर वाले घर में जाकर बैठती है। तब उसके पास एक कॉल आता है, तो कॉल था उसकी टीम का। तो कहता है, बॉस, हमने उन सारी चीज़ों को आग लगा दिया जिन चीज़ों से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो टाइम पर पहुंच गए थे तुम लोग? हम तो नहीं, लेकिन हमारी आगे की टीम पहुंच चुकी थी टाइम पर, और उनमें से एक भी चीज़ उस देश तक नहीं पहुंची जिस चीज़ के लिए शेठी ने हमें भड़काया था, हमें बसाया था बातों में लेकर। अच्छी कोशिश थी उनकी। शेठी के बारे में कुछ पता चला, उसके घर की तरफ हमारे लोग चले गए, लेकिन एक बुरी खबर है, मार दिया उसे। आपको कैसे पता चला बॉस? क्योंकि जिस तरह से वो चीख के यहाँ से निकला है, तो उसे जिंदा रहना पड़ता नहीं, उसे मरना ही पड़ता। उस घर के अंदर एक एक चीज़ को, एक एक कोने को जान मारो। अगर ज़मीन खोद के निकालने की सोच रहे हो तो सोचो, ज़मीन को खोदो, ऐसे ऐसे कोने ढूंढो जहाँ पर कुछ तो मिले, कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसा सा एक छोटा सा इंक भी मुझे मिल जाए ना, मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और वहाँ से जितनी भी तस्वीरें उसकी फैमिली से लेकर उसके दोस्तों तक, जितनी भी तस्वीरें तुम्हें एल्बम वगैरह मिले, उन्हें उठा लो। उसके कंप्यूटर की चीज़ों को उठा लो। उसके कंप्यूटर को चांदनी के हाथों सौंपो और उसे कहो उसके अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें निकाले जो कोई सोच भी नहीं सकता कि उसने डाली होंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? जी बॉस, अभी के दिन है मिस चांदनी को। फिलहाल तुम सब चीज़ें ढूंढ के निकालो एक साइड पे, और हाँ, पुलिस को वहाँ आने तक मत देना। मर्डर की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक हुई तो पुलिस वहाँ आएगी, तुम लोगों का काम रुक जाएगा। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अपने आदमी लगा दिए। पुलिस के आसपास जो सी कोई भी हलचल होगी तुम्हें पता चलेगा, वहाँ से हट जाएंगे। अपना ख्याल रखना, ठीक है? और पता लगाओ कितने मिनट पहले उसे, अभी ताज़ा ताज़ा लग रहा है, क्योंकि हम जब जैसे इंटर किया था तो उनकी ब्लड की बॉडी मिली थी चारों तरफ खून से सनी हुई। कितनी गोलियां लगी उसे? एक गोली सीधा दिमाग पे। आई नो,
यानी कि बचना ना इम्पॉसिबल था, कह सकते हैं। अब क्या कर सकते। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, क्या, उसकी सांसें अब भी चल रही थी। ओके, तो अब तुम लोगों ने क्या किया, ट्रीटमेंट किए, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद ये पता चला वो चीज़ कोमा, क्योंकि दिमाग के हिस्से में गोली लगी और उसका बचना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी बच गया। इस हैरान है हम और परेशान भी। ऊपर वाला की मर्जी, जिसे चाहे मौत जिसे चाहे ज़िंदगी, तो शायद उसको ज़िंदा रहना है, किसी वजह से ज़िंदा रहना है। अगर उसकी ज़िंदगी बची है तो ठीक है, उसे अपने अड्डे पर अपने निगरानी में उसका इलाज करो और किसी को पता ना चले कि उसने शेट्टी, पता तो चले सबको कि शेट्टी ज़िंदा है, लेकिन उसकी कंडीशन के बारे में किसी को पता ना चले कि वो कोमा में। उसे ढूंढने के लिए लोग निकलेंगे, उसे ढूंढने के लिए लोग चारों तरफ निकलेंगे। किसी न किसी के हत्थे तो मेरे, किसी न किसी को मेरे हत्थे तो चढ़ना है। तो उसे बिल से निकलने के लिए यही काफ़ी है कि शेट्टी ज़िंदा है। ओके बॉस, समझ गया, ठीक है, ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती। वही तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद चांदनी और नैना अपना कामनी और चांदनी ने वो अपना लंच, जो डिनर कह सकते हो, नॉर्मल सा कुछ खा पी कर वो फिर से अपनी जगह पर आके खड़े हो जाते। अब तकरीबन 3 घंटे बाद नैना की आंखें खुलती है। नैना की आंखें जैसे ही खुलती है तो उस रूम में सिर्फ एक नर्स थी। तो जैसे नर्स उसे देखती कि उसे होश आ गया, तो वो बाहर की तरफ निकल कर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर की पूरी टीम, जिसने नैना टक्कर का ऑपरेशन किया था, वो सारी की टीम एक साथ अंदर जाती है। जब नैना की कंडीशन देखकर कहती, कंग्रेचुलेशन, आप बिल्कुल ठीक है, अब आपके फ्रेंड आप लोग उससे मिल सकते हैं। तो कहती है मुझे किसी से नहीं मिलना अभी, हाल फिलहाल तो नहीं। तब वहाँ से कामनी कहती है मुझसे भी नहीं। तब कामनी की तरफ देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है, जैसे कि देख रही हो, हाँ तुमसे तो मिलने के लिए तैयार हूँ। बाकी डॉक्टर कहते ओके, आप लोग बात कीजिए, लेकिन हाँ इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिएगा। ये कहकर वो बाहर चले जाते और नर्स को भी इशारा कर लेते, जब आप लोगों की बातें ख़त्म हो तो बता दीजिएगा, नर्स अंदर आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर की पूरी टीम नर्स के साथ बाहर निकल जाती है। तो आईजी सर भी उनके साथ थे, नैना के साथ, नैना कामनी के साथ आईजी सर प्लस चांदनी भी थी। तो जब आईजी सर को देखती तो नैना कहती इनको भी यह होना था, लेकिन उनके पीछे देखने की कोशिश करती। लेकिन जब उसकी आंखों की चमक पीछे देखकर वापस आती तो उसकी आंखों की चमक थोड़ी सी धुंधली हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी कम हो जाती है। तब कामनी कहती तो ठीक है, मैं ठीक हूँ। तब आईजी सर कहते ये सब कैसे हुआ, क्या तुम बता सकती हो। तब कामनी कहती सर सीरियसली आपको उससे ये पूछना चाहिए वो ठीक है ठीक नहीं, और आपने डायरेक्ट आके अपने पुलिस वाले सवाल कर रहे हैं, दिस नॉट फेयर। और हम कोई मुजरिम तो नहीं है कि आप हमसे इस तरह से डायरेक्ट सवाल करें कि कौन था, कैसा दिख रहा था। ये सवाल हम मुजरिम से कर सकते हैं सर, अपने अफसर से तो नहीं कर सकते। कामनी तुम समझ नहीं रही हो, ये कितना बड़ा मामला हुआ है, लाइव टेलीकास्ट हुआ था इस चीज़ का, सुना समझे। जितने लोग वहाँ पर तुम लोगों को मारने गए थे उन सब को लाइव देखा गया है। और जिस तरह से वो नैना टक्कर को मारने के लिए उतावले थे, सब कुछ लाइव चल रहा था। तो तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे सवाल ना करूं, मेरा दिमाग ख़राब है क्या, क्योंकि मुझे ऊपर सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। ऊपर से आपके ऊपर तक कब तक दबाव आएगा सर, कभी तो उस दबाव को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, खुद भी रिलैक्स रहिए और हमें भी रिलैक्स कीजिए। ये जो सामने लेटी है ना, ये मौत और ज़िंदगी से वापस आई है, यानी कि मौत को शिकस्त देकर ये वापस आई है। और हमें इस चीज़ की खुशी मनानी चाहिए, ना कि इसे इसने सवालों में पूछकर उसको टॉर्चर करना चाहिए। और आपके इन्हीं सवालों से वो टॉर्चर भी हो सकती है। आप चाहती है फिर से बेहोश हो जाए तो पूछिएगा सवाल, लेकिन अगर ये फिर से बेहोश हुई ना, आई प्रॉमिस सर मैं तो गलत कुछ भी कर लूँगी आपके साथ। मैं ये भूल जाऊँगी कि आप हमारे सीनियर अफसर हैं, आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम कितनी बड़ी मुश्किल से आए वापस, हमारी लाइफ सेफ हुई है। और जितने अफसर जो ज़ख्मी थे इसकी वजह से वो बच चुके थे, अगर उसका ये नहीं बचती ना तो हम में से कोई भी नहीं बचता आपके पास आने के लिए, आपको ड्यूटी करने के लिए, आपको सैल्यूट करने के लिए सर। तो प्लीज़ सर कोऑपरेट कीजिए हमसे, इससे भी थोड़ी दिन के तक रिलैक्स। तब नैना कहती छोड़ो मैं बात करती हूँ। तब नैना कहती सर जैसे कि आपको पता जो कि आपने लाइव सब कुछ देखा है, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली थी तो हम वहाँ पर छापा मारने चले गए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ पर हमारी मौत हमारा इंतज़ार कर रही थी। वो बताने बात करते हो थोड़ी सी तकलीफ तो हो रही थी। तो कामनी से घूर के आजिस्तर को देखते, तब वो कहते अच्छा फिर क्या हुआ।
तो कामनी अपनी मुट्ठी कस लेती। तब कामनी के पास चांदनी खड़ी थी तो उसके हाथ को कस के पकड़ के कहती रिलैक्स, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसकी ड्यूटी की ऐसी की तैसी, मेरी दोस्त को तकलीफ़ हो रही है इसके कहने में, उसका काम है उन्हें करने दो। ये कहकर वो कामनी को एक साइड पे लेके जाके खड़ी हो जाती। तब अजीत सब आके कहते तुम ठीक हो बच्चा? तब उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती, कहती हाँ मामा जी ठीक हूँ, लेकिन आपको आईजी के रूप में देखकर अच्छा लगा। अब आप मामा बन रहे हो तो मैं भी ठीक हूँ। ड्यूटी है बेटा, क्या कर सकते, फ़र्ज से पहले, फैमिली से पहले फ़र्ज़ आता है। आई नो, पता है मुझे। तुम्हारे पापा ने मेरा सर और दिमाग दोनों काले, तो उससे बात कर लेना। और जो तुमने मुझसे कही वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ उसे जमा करने के लिए। और हाँ, थैंक यू सो मच अपनी प्लस हमारी टीम की जान बचाने के लिए। तुम्हारी दिमाग और तुम्हारी सोच ने इन सब की जान बचाई, ये बात तो मैं मानता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें सैल्यूट भी करता हूँ। ये कहकर सैल्यूट करके वो वहाँ से निकल जाते। और निकलने से पहले कामनी से सिर्फ इतना कहते हैं बेटा ये मेरी ड्यूटी का किस्सा है, चाहे वो अपना हो या पराया, जब सामने हो तो उससे सवाल करना हम लोगों का फ़र्ज़ होता है। और जिस सिचुएशन से तुम बात कर रहे हो ना, उससे मेरी भी सांसें अटक गई थी कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि मेरी बेटी मेरी बहन की आखिरी निशानी है, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तब ने कामनी कहती बढ़िया है बांजी, बांजी को ऐसे कतरे कतरे के केलों में चांदी कहती क्या कह रही हो तुम, कंफ्यूज हो रही हूँ। तो आराम से रिलैक्स होके कहो ओ ठीक है, अब बोलो क्या कहना चाहती हो। अगर बांझी है ना तो ऐसे कतरे वाली जगह पर बेचना नहीं चाहिए। जैसे कतरे का नाम होता है, जैसे कोई मिशन होता है, जैसे कोई काम ऐसा होता है जहाँ पर नैना का जाना ज़रूरी है तो वहीं पर नैना को बेच देते। जाना ज़रूरी नहीं है तब भी वहाँ पर नैना को बेच देते। चांदनी कहती अच्छा ऐसा क्यों? अरे सबसे ज़्यादा इसी पर तो भरोसा करते हैं। उन्हें पता है इसे अपनी ज़िंदगी और मौत से डर नहीं लगता, उसको न ज़िंदगी से इतनी मोहब्बत है न मौत से इतना डर है, इसलिए इसे बेच देते हैं। और इसके बीच इसकी टीम को बेच देते, बेचारी टीम। उसके साथ जाने से सभी डरते हैं कि पता नहीं हम लोग जिंदा सलामत अपने घर आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते। ये सोच के वो लोग निकलते हैं इनके पीछे और घर में फ़ोन करके कहते हैं बेगम, कोई बेगम वाली होती, कोई बीबी वाली होती, कोई मंगेतर वाला होता है। तो सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड वाइफों को फ़ोन करके कहते हैं हम लोग अगर आए तो तुम लोगों का नसीब, अगर नहीं आए झंडे में आए तो हमारा नसीब। ये कहकर जब इसके साथ मिशन में निकलते तब नैना कहती चुप कर जाए, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा काम प्रोफेशन ही ऐसे, तुम्हें क्या करूँ, जानलेवा है तेरी ये प्रोफेशन। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे अंकल कुछ ज़्यादा ही तुम पर ट्रस्ट करते हैं या तुम पर ज़्यादा ही खुन्नस है कि तुम्हें ख़त्म करने के लिए तुम्हें वहाँ भेजते हैं? जस्ट शट अप, ऐसी बात नहीं है, वो एक आईजी है, वो ऐसे कर्म कर सकते। कभी कभार मुझे डाउट होता है, तू मेरे डाउट अपने पास रख देती हूँ, मेरा कोई जाता है मैं रख देती हूँ। जिसे देख रही हूँ वो आई नहीं है। मैं किसी और को ढूंढ रही हूँ। अच्छा किसे? माफिया क्वीन वंशिका यहाँ आई थी क्या? अच्छा तुझे सपने में वो आ गई, चली गई? नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि इस रूम में मेरे अलावा, जब मुझे हल्की हल्की सी आंखें खुली थी तो मैंने ऐसा महसूस हुआ यहाँ पर माफिया क्वीन वंशिका है। नहीं, मुझे ऐसा लगा ना यहाँ पर माफिया क्वीन वंशिका आई हुई है बहन, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, तुम्हारी गोली सर पे नहीं लगी है, पेट पे लगी है। और क्या बेकी बेकी बातें कर रही है, और माफिया क्वीन वंशिका तुझसे मिलने यहाँ क्यों आएगी? तब चांदनी थोड़ी देर खामोश होती है, वो सिर्फ नैना की बातें सुन रही थी। तब नैना कहती हाँ शायद मेरा वहम था। हाँ, जिसके लिए तुम्हें सोचना चाहिए उसके बारे में नहीं सोचा, डायरेक्ट माफिया क्वीन वंशिका के बारे में सोचा। कमाल है, जो यहाँ है ही नहीं। नहीं, मुझे ऐसा लगा था इस रूम में कोई विंडो वगैरह होगा। लो, यहाँ पर भी इसकी पुलिसगिरी शुरू हो जाती। तब चांदनी चारों तरफ देखती तो देखती एक विंडो था, लेकिन वो विंडो ठीक से बंद नहीं था। तो वो क्या करती जाती है, वो देखती है, उसे खोलती है और बाहर का नज़ारा देखती है। तो वो बाहर का नज़ारा देखकर कहती कमाल है, इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम यहाँ तक आई हो। नैना नैना की तरफ देखकर कहती कमाल है, इतना बड़ा रिस्क लेकर माफिया क्वीन वंशिका तुमसे मिलने यहाँ तक आएगी? तुम्हें लगता है? क्यों नहीं आ सकती हो यहाँ पर? क्योंकि तुम जहाँ पर हो वो 5वां माल, छठा माला है, और यहाँ से नीचे मौत ही मौत है, और अपनी मौत को हाथ में लेकर वो यहाँ आ सकती क्या? शायद हाँ, तुम ठीक कहती हो। लेकिन चांदनी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है तो सोचती हो तो माफिया क्वीन वंशिका को भी किसी चीज़ से तकलीफ हो गई।
उसे देखने के लिए आ गई हो तुम यहाँ पे। जो तुम कहती हो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज वो उसकी इम्पोर्टेंट तुम्हें मैंने देख लिया कि तुमने अपनी मौत की भी परवाह ना कर, अपनी चीज़ों की भी परवाह ना कर यहाँ तक आई हो। ये चीज़ तुम तब करती हो जब तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे पापा का कातिल इस जगह पर है, और तुम उसके 8 या 10 माले भी बाहर से चढ़ने के लिए तैयार हो जाती हो। लेकिन आज नैना टक्कर के लिए तुमने ये कदम उठाया। कमाल की बात है, अच्छा लगा मुझे। ये कहकर वो विंडो बंद कर देती है और विंडो के कर्टन ठीक से करके वो अंदर आ जाती है और कहती है, अब बताओ आपकी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ। तुम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाया अभी तक? मैंने तो कब से कह रही हूँ चलो तुम्हारी भी ट्रीटमेंट करवा देता, तुम्हें भी तो चोटें लगी। तो कहने लगा नहीं, जब तक मेरी प्यारी दोस्त को होश नहीं आता, उससे बात नहीं करती, मुझसे बात नहीं करती, तब तक मैं कुछ करूँगी नहीं। अब आपको होश आ गया तो आप ही नहीं कुछ गए। तब कामनी नैना उसकी तरफ देख कर कहती, जा अपनी दवा मलहम कर ले, पट्टी वगैरह कर ले, ताकि तुम्हारी भी चेहरा कुछ चमके और अपने ये मैले कपड़े निकाल ले। मुझे तो हॉस्पिटल के कपड़े पहना दी, तू तो कब से ऐसे ही कपड़ों में। चल कमीनी कहेगी, तेरी वजह से यहाँ तक इस कंडीशन में हूँ। मेरी हालत हुई आज, पता है मौत को भी नहीं, कितने करीब, इतने करीब देखा था फर्स्ट टाइम। अच्छा, हम तो जिस चीज़ को पहन के निकलते वो हमारे कफन ही खिलाई जाती है। अरे हाँ यार, ये बात तो है। लेकिन कभी तुम पता नैना, वो नैना के पास आके नैना का हाथ पकड़ के बैठती है और चांदनी एक साइड में खड़े होकर उससे देख रही थी। उसकी सुनना भी चाहती थी कि उसकी फीलिंग क्या थी जब उसने अपनी मौत को अपने सामने देखा था। तुम पता नैना, जब फर्स्ट मैं, हाँ तुम जैसे तुम कह रही हो कि जब हम इस वर्दी को पहनते हैं तो यही समझो हम अपने कफन पहन के निकलते हैं बाहर। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा ना कि मेरा कफन मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे इस वर्दी में मौत अभी नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने ज़िंदगी फर्स्ट टाइम शुरू की है। ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना ये लड़की चांदनी, मैंने इससे बेतहाशा मोहब्बत की है। जब इसने मुझसे ब्रेकअप की बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह की, अब जब उसने मुझे वजह बताया ना तो डर लगता है कि मेरी मौत इस तरह हुई ना तो इसकी कंडीशन क्या होगी। इस चीज़ से डर लगता है। जब इसे पता चला कि मैं एक पुलिस वाली, तो इसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब ये मुझे बता चुकी है ये क्या काम करती है। हालांकि ये बिजनेस भी करती है, मुझे ये सब कुछ पता है, लेकिन ये अनलीगल भी काम करती है। किसके कहने पर, ये मुझे आज तक पता नहीं। पता है भी तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती इस मामले में, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। अगर तुम्हें पता चल जाए ये किसके साथ काम करती है तो तुम उसे एक पल, एक लम्हे में मुझसे दूर कर सकती हो। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए बताना नहीं चाहती। तब नैना कहती, मैं कौन होती तुम्हें इससे दूर करने वाली, जब तुम खुद अपनी सोच समझ के उससे प्यार कर रही हो, ये जान के भी वो एक छोर है, तुम कुछ नहीं कर रही, तो मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ इतना कहूँगी कि इसे खाओ, जो रास्ता गलत है उससे हट जाए, उसके लिए नुकसान ना हो और तुम्हारे लिए भी नुकसान ना हो, यही चाहती। ये बातें छोड़, इस चीज़ों को छोड़ो। मैं अपनी फीलिंग तुम्हें बताना चाहती हूँ, हमारी लवर सिंह को छोड़ को। मैंने जितने भी मिशन किए ना नैना, जितने भी मिशन, उनमें से कभी भी मुझे ये वाली फीलिंग नहीं है कि बस अभी मैं मरने वाली हूँ, अभी मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है। फर्स्ट टाइम है ऐसी फीलिंग आई थी। और जिस तरह वो लोग कमीने आ रहे थे ना बैक टू बैक हम पर फायर करने के लिए, हमें मारने के लिए, मैंने 100% सोचा था सिर्फ एक दफ़ा उस इंसान को देखूं जिससे मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ, एक दफ़ा उससे बात करूं जिससे मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ। तो मुझे लगता है ना तुझे भी एक हम लगा हुआ था। अच्छा, और मैं किससे प्यार करती हूँ और किससे बात करने के बाद मैं मरना पसंद करूँगी। खूबसूरत। तब नैना उसकी तरफ देखती है, जिस आँखों में उसकी तलाश है। जब तुमने आंखें खोली ना, मुझे यकीन था कि तुम पहला सवाल करोगी कि वो यहाँ है या नहीं, लेकिन तुमने मुझे थोड़ा सा निराश कर लिया। जैसे कि तुमने पूछा माफिया क्वीन वंशिका यहाँ आई थी, पता नहीं क्यों, बट मुँह से उसके बारे में निकला। हालांकि मैं पूछना उसी के लिए चाहती थी। आई नो, पूछना तुम चाहती तो तुम्हारी आंखों में सवाल अब भी है, लेकिन अब भी तुम मानोगी कि तुम उससे कुछ, तुम्हारे लिए उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। जब उसने कहा ना वो मुझसे रिश्ते में आना चाहती मेरे साथ, लेकिन वो रिश्ता ओपन रिश्ता, यानी कि हम कभी भी किसी से के साथ अफेयर कर सकते, किसी के साथ मिल सकते। लेकिन एक बात उसने अजीब ही कही मुझसे, क्या, कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू नहीं सकता, मेरे
अलावा तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ अगर इस रिश्ते में आओगी ना, तो पहली कमिटमेंट मेरी यही है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तब मैंने कहा था ये हमारा रिश्ता ओपन वाला है, यानी कि हम इस ओपन रिश्ते में किसी के साथ, दूसरे के साथ भी डेट कर सकते हैं। यही होती है ना ओपन रिश्ता, रिश्ते कहते हैं। तो उसने कहा था हाँ होती है, बात करो, बात करनी है बात करो, डेट करनी है डेट करो, लेकिन टच करने की इजाज़त किसी को मत देना। अगर मैंने देखा कि तुमने किसी और को टच किया है ना, तो आई प्रॉमिस तुम्हें ख़त्म कर दूंगी, तुम्हें मार दूंगी मैं। जब उसने मुझसे ये बात की तो मैं उसकी आंखों में गौर से देख रही थी। तुम पता है हम सेकंड जब इंटीमेट हुए थे, जब मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी मेरी डेट की बातों से, मतलब मुझे पता चला मोम जिंदा है ये वगैरह, यानी कि मैं इमोशनल थी और इस इमोशनल में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो उसने अपनी इस वो सारी तकलीफ ले रही थी, जो जो दर्द में उसे दे रही थी ना, जिस जिस तरह से मुझे काट रही थी, वो सब कुछ सह रही थी। उसकी आंखों में आंसू तक आ गए थे मेरी उस तकलीफ से, उस रोमांस से। चांदी अब एक साइड में जाके बैठ जाती खामोशी से, सिर्फ सुनना चाहती थी वो नैना की बातें। और नैना को इस चीज़ से परवाह नहीं थी कि वो वहाँ पर कोई और भी बैठी है। तब चांदी कहती कि तुम श्योर हो मुझसे ये बात करने के लिए, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी फीलिंग तुम अपने दोस्त से कह रही है, अगर वो सुनना चाहे तो बोल। तब उसने सारी तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन जब मैंने ये कहा कि उस ये कैसे हो सकता है कि उसके अलावा मुझे किसी ने टच नहीं किया, तो उसकी आंखों में ना एक खून उतर आया था और बिना कुछ कहे वो वॉशरूम चली गई, बिना कुछ कहे शावर लेने लगी। और यहाँ तक कि मैंने शावर के रूम से बाहर एक आवाज़ भी सुनी, जैसे कि उसने खुद को हर्ट किया, खुद को तकलीफ दे चुकी है। तब मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और मैं भी उसके साथ चली गई। और मैंने उससे कहा मैंने आज तक किसी के साथ ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना किसी को खुद को छूने दिया। पता नहीं क्यों मैं झूठ बोल सकती थी, हाँ बोल सकती थी, मुझे क्या परवाह थी कि वो मेरे बारे में क्या सोचे क्या ना सोचे। हम दोनों एक रात के लिए एक दूसरे के साथ आए और मैंने उसे कहा था कि मैं उसे दर्द दे सकती हूँ, लेकिन उसे जानते हुए भी मैं उसे दर्द दे सकती हूँ, तब भी वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई। एक दफ़ा उसने कहा था मैं वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, तो मैं उसके सामने उतर के उन लड़की के पास चली गई जो ये काम करती है। तो उनसे बचा के, उनसे खींच के मुझे लाई थी अपने साथ। वो कहने लगी जब कह रही हो ना मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, तुम क्यों जाना चाहते हो किसी और के पास, बोलो। तब मुझे अच्छा लगा कि कोई है जो मुझसे तकलीफ़ लेने के लिए भी तैयार है। मुझे मुझे उसे दर्द देना है, वो जान के भी ये जानती है कि मैं उसे दर्द दे सकती हूँ, तब भी वो मेरे साथ आने के लिए तैयार है। तो तुम्हें पता है पूरी रात हम दोनों इंटीमेट हुए थे। पूरी रात एक ऐसी जगह छी मैंने नहीं छोड़ी जहाँ मैंने उसे काटा नहीं, जहाँ मैंने उसे दर्द नहीं दिया। अपनी नाखूनों से, अपने दांतों से, अपनी हर एक अंदाज से उसे अट किया था, लेकिन फिर भी वो खामोश थी। फिर भी उसने मुझसे ये नहीं कहा उसे तकलीफ़ हो रही है, उसे दर्द हो रही है। चिढ़ती रही थी, बात बात पर चिढ़ने लगी थी, हंसी मजाक करती लगी। इस तरह से इंटरमेट मेरे फर्स्ट टाइम किसी के साथ हुई थी। और तुम्हें तो पता है ना मैंने आज तक किसी को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दी है। अल्लाह की लोग कहते हैं कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, मैंने कई लड़कियों के साथ डेट किए। ये क्या कहते उसकी सांस थोड़ी सी तेज़ हो जाती, तब कामनी क्या करती उसे कहती रिलैक्स, आराम आराम से बता, सुनने के लिए पूरी रात है मेरे पास, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी तबीयत का भी ख्याल रख। मेरी तबीयत का क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरी। तो अच्छा लगा था यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अब भी मैं कहती हूँ शी इज़ नॉट माई टाइप, लेकिन पता नहीं क्यों उसके साथ रहना अच्छा लग रहा है, उसके साथ बातें करना अच्छा लगता है। और जब मुझसे लड़ती है मैं उससे लड़ती हूँ, हम दोनों की बातें कम और लड़ाई ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी लड़ाई में भी पॉइंट पॉइंट वाली बातें होती हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जब वो कहती है ना मुझसे दूर जाना चाहती है, मेरे करीब नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी आ जाती है, जिस तरह मैं कहती हूँ मुझे भी उसके पास जाना नहीं है, लेकिन फिर भी आराम से है ठीक हूँ यार, फिर भी मेरे कदम उसके करीब जाने के लिए तैयार रहते। जब वो मुझे नहीं मिली थी ना एक टाइम पर, जब वो मुझसे चली गई, जब हम फर्स्ट इंटीमेट हुए थे तो मैंने उसे पैसे दिए थे, तो वो वहाँ से चली गई। और जब मुझे ये लगा था कि मुझे मेरे डैड को जब वो पैसे मिले थे, मेरे डैड ने तुमसे मैंने तो हर चीज़ की जिक्र किया है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया,
तो मुझे डर लगा कि अगर कहीं उसने खुद को नुकसान पहुंचाकर मेरे डैड को पैसे दिए। उसे ढूंढने के लिए जब मैं निकली थी, उस तक ना पहुंचते पहुंचते मैंने किसने कैसे सोल्व किए मुझे नहीं पता, लेकिन जब उस तक पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो ठीक है। लेकिन जब दोबारा वो मिसिंग हो गई, दोबारा वो गायब हो गई, तब मेरे दिल में बेचैनी हो गई थी और मुझसे उसे ना देखकर उसे देखने की तलब हो गई थी। उसे कहीं से भी देखना चाहती थी, अपने सामने देखना चाहती थी, ये देखना चाहती थी कि हाँ वो सही सलामत है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। लेकिन बेचैन थी, उसे ना देखने की बेचैनी, उससे ना मिलने की बेचैनी। अभी जैसे तुमने कहा ना, जब तुम और मैं उस जगह पर थे और उस टाइम पर वाकई मैंने भी अपने मौत को करीब से ही देखा था। जैसे तुमने लफ्ज़ों से कह दिए कि तुम्हें आखिरी दफ़ा अपनी गर्लफ्रेंड से आखिरी दफ़ा अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज़ सुनिए, उसे देखते हुए मरना है। तब मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, नहीं, बस इतना सोचा मुझे एक बार उस बेंजी से मिलना है। बेंजी, मेरे उस ज़ुबान पे उसका नाम नहीं आया था, मेरे दिल में उसका नाम बिल्कुल नहीं आया था। मेरे दिल में सिर्फ ये आया था बेंजी को एक दफ़ा देखना है। लेकिन जब गोली लगी ना कंधे पे, तब वहाँ से सिर्फ इतनी दर्द हुआ था कि बस अब ख़त्म। जब तुम सबको वहाँ से निकाला, उन सबके बीच में सिर्फ अकेली मैं थी और सामने मेरी मौत और ज़िंदगी के सिलेंडर जिसे मैंने गोली से उड़ाना था, और चारों तरफ जिस तरह धमाके हो रहे थे, उससे तो मुझे यकीन था कि बस अब ख़त्म हो चुका सब कुछ। और अब शायद मैं अपनी आंखें तब खोलूँगी जब मैं यहाँ दुनिया में नहीं रहूँगी। शायद तब खोलूँगी जब मेरा कोई हिसाब किताब ऊपर वाले के सामने हो रहा था, तब खोलूँगी। तब भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ, एक दफ़ा मुझे उस भेंजी को देखना है, एक दफ़ा। लेकिन फिर मुझे गोली लगी यहाँ पेट के पास, जो अब दर्द 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 तकलीफ बढ़ा रही है। मुझे हाथ पे भी दर्द हो रहा है, पेट पे भी दर्द हो रहा है। लेकिन जब जब उसके बारे में बात करी ना, थोड़ी देर के लिए ये दर्द मैं भूल जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे ही जिक्र उसके नाम से हट के किसी और चीज़ के अंदर आता है, तब मुझे दर्द महसूस होने लगता है। इसलिए आंखें खोलने से पहले मैं उसे देखना चाहती थी, लेकिन शायद उसको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। शायद वो ठीक कहती है, हम दोनों का एक दूसरे से मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए तो मुझसे दूर है। मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ, तू परेशान मत हो। उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर उसे आना है तो खुद आ जाएगी, वरना यही सोच लूँगी कि आज के बाद हम दोनों की रास्ते अलग अलग। तू पागल हो गई, फर्स्ट टाइम तुमने किसी के लिए इस चीज़ फील की जिसे प्यार कहते हैं। नहीं मानती इस प्यार को। जो जिस्म की भूख के साथ स्टार्ट हुई है वो प्यार नहीं होता, वो एक नीड होती है, एक जिस्म को दूसरे जिस्म की नीड। और इस नीड को हम प्यार का नाम नहीं दे सकते। हम जब जब मिले हैं तो हमारी जिस्म की नीड हमें एक दूसरे से मिलाती थी, ओके। और इसके अलावा किसी और के साथ नीड क्यों नहीं थी तुम्हारे जिस्म की? हमें तो हर किसी के जिस्म की नीड होती है। देखो, नीड ऐसी चीज़ है ना, हमें कोई भी मिल जाए हम उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये मेरा मानना है। तू अच्छी तरह जानती है, अगर हमारे जिस्म में जो जो चेंजिंग होती है ना कि हाँ हमें इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उस चीज़ के अंदर घुस जाते हैं। हमारी नीड होती है कि हमें किसी की जिस्म की ज़रूरत है, तो सामने हमारी कोई भी हो, हमारी गर्लफ्रेंड हो या कोई भी राह चलती लड़की जो पैसे लेकर ये काम करने के लिए तैयार है, तो उसे लेकर हम अपनी जिस्म की नीड को पूरी करते हैं। लेकिन तुमने जब भी किया है सिर्फ इसी लड़की के साथ क्यों किया है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो पता कर ना, क्यों नहीं पता कर रही? पता कर कि खूबसूरत उर्फ बेंजी तेरे लिए क्या मायने रखती है। लेकिन जिस तरह तू उसके बारे में अभी जो बातें करी ना, वो 100% श्योर कह सकती है कि तुम्हें उससे प्यार हो चुका है। यू हर लव, हाँ तुम्हारी नीड है उसके साथ रहने की, तुम्हारी नीड है उसके साथ इंटीमेट होने की, सेक्स करने की, सबकी हर किसी की नीड होती है। लेकिन तुम्हारी नीड उसे देखने की भी है। जैसे ही कामने की बातें ख़त्म होती है तो खामने चांदनी की तरफ देखती, कहती मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ, रुको। तब नैना कहती छोड़ो इस बात को, उसे आना है वो खुद आ जाएगी। सारी न्यूज़ पे तो यही चल रहा है ना कि नैना ठक्कर को गोली लगी, वो ICU में, और मौत और ज़िंदगी के बीच में कश्मir का, क्या उसका मैसेज नहीं मिला होगा? क्या उसने पढ़ा नहीं होगा? कहीं सुना नहीं होगा? शायद उसे आना ही नहीं है, और वैसे भी मुझे आराम करना है, और तुम उसे ढूंढने नहीं जाओगी। अगर उसे आना है वो खुद से आ जाएगी। ये कहकर उसकी आंखें बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें वाकई ही पूरी तरह से बंद होती, तब चांदनी कहती है छोड़ो, जो उसने कहा है वो करो।
अगर वो चाह रही है कि वो खुद से आए तो उसे आने दो। कैसे मैं छोड़ूं यार? फर्स्ट टाइम मेरी दोस्त ने किसी चीज़ के बारे में मुझसे इस तरह खुल के बात की है। और तुम्हें पता है सच कहती है, इसने आज तक किसी को अपने करीब इस तरह आने नहीं दिया है जिस तरह वो लड़की कई दफ़ा उसके करीब आ चुकी है। मैंने इसे देखा है कि किस तरह उसके साथ अच्छी तरह घुल मिल जाती है और लगती नहीं कि एक आईपीएस ऑफिसर है। जिस तरह उसके साथ टपोरी वाली बातें करती थी, वो हर बात मुझसे शेयर करती है, हर बात। जब जब वो मिस बेंजी के साथ होती है ना, उसके साथ जो बातें होती है, उसके साथ जो मस्ती मजाक होती है, सारी चीज़ें मुझसे शेयर करती है। लेकिन आज जो उसने ये फीलिंग अपनी शेयर की है ना, इसका मैं क्या नाम दे सकती हूँ सिवाय ये कह सकती हूँ कि इसे प्यार हो चुका है और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बस एक ही रट, शी इज़ नॉट माई टाइप, शी इज़ नॉट माई टाइप। बस किस दिन इसकी टाइप की बनेगी वो लड़की, मुझे नहीं पता। अब ये कह रही है तो ठीक है, देखते हैं कब तक वो नहीं आएगी। वही दूसरी तरफ जहाँ पर माफिया क्वीन वंशिका अपने घर से निकलती है, उस खंडर वाले घर से निकल के वो बाहर निकल जाती है। एक जगह जाकर बिल्कुल अपने फेस पे वो कवर वगैरह सब कुछ हटा के नॉर्मल जैसे कि वो बेंजी टाइप की लड़की थी वैसे बन जाती है। अपनी ड्यूटी पर जाती है, बार टेंडर पे जाती है। लेकिन वहाँ पर आज बार टेंडर का काम ना करके बार टेंडर के इस तरफ बैठ के टेबल पर बैठ जाती है। तब वहाँ का मैनेजर आके कहता है, क्या बात है, आज तुम्हें ड्यूटी नहीं करनी? तो कहती नहीं, आज मुझे पीना है, पीना है, पीना है। पिलाओगे क्या? तो कहने लगी, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो और तुम्हें पता है तुम किस जगह बैठ के ये कह रही हो? यहाँ पर बैठने के पैसे भी लगते हैं, तो मेरे पता नहीं। तब वो एक चीज़ क्या करती है, वो उसके सामने एक नोटों की गड्डी रखती है। तो वो मैनेजर हैरान, वो कहते हैं कि तुमने पूरी सैलरी आज की निकाल दी। तो पता है वो क्या कहती है, नैना, सॉरी मिस बेंजी उर्फ खूबसूरत, वो कहती है हाँ, आज मैंने एक पूरा महीने का एक सैलरी निकाली है। मेरी 3 महीने की सैलरी से एक महीने की सैलरी तो मैंने अपनी उस पर खर्चा कर लिया। दूसरी सैलरी ये है, मैंने यहाँ पर बैठी हूँ, अब इसके हिसाब से मुझे तुम पीने के लिए शराब दोगे। इससे कुछ ज़्यादा तुम्हारी लिमिट बढ़ जाएगी, तुम्हारी कंडीशन वो नहीं रहेगी। तुम्हें पानी लाना है या नहीं? पानी नहीं है, ड्रिंक होता है। हाँ, थोड़ा पानी भी मिला देना, मिक्सिंग करके मुझे दे देना। तो उसकी तरफ देख के कहते, अगर पीना भी है और मिलावट के साथ पीना है तो अच्छे सस्ते भाव वाले होटल जाओ ना, सस्ते भाव वाले क्लब जाओ, वहाँ तुम्हें लोकल भी मिल सकता है। तब खूबसूरत क्या करती हूँ, कहती देखो, इस वक्त मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। मैं यहाँ वो लड़की नहीं बन के नहीं आई जिस तुम्हारे यहाँ पर काम करती है, जो तुम्हारी बकवास सुनती है। मैं यहाँ पर एक गेस्ट, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, क्या कहते हैं, एक मिनट रुको सोचने दो। ना मैं तुम्हारी नौकर हूँ ना तुम्हारी गेस्ट। मैं यहाँ पर पीने आई हूँ और पीने के पैसे भी दे रही हूँ। तो मुझे जो चाहिए तुम मुझे दो, तो मेरी पसंद की होनी चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो वो उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, एक वेटर को इशारा करता है, इसे जो चाहिए ले लो और ये पैसे इसके सामने से डालो। तब वो नैना खूबसूरत करती है, उसके ऊपर हाथ रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ पिया नहीं और पीने के बाद ही बिल दिया जाता है। जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारे क्लब से लेकर होटल से लेकर कहीं पर भी जाओ, खाने पीने की चीज़ें मिलेगी तो खाओगे तब भी पेमेंट दोगे ना। ये पेमेंट इसलिए रखा है कि तुम्हें बता सको कि मैं पैसे लाई हूँ पीने के लिए, बाकी मेरा सारी चीज़ें बिल बाद में आएगा, जो मैं पीऊँगी उसका बिल आएगा, अब तुम जा सकते हो। ये कहकर उसे वहाँ से कल्टी कर लेती है। तब एक लड़का आके कहता है, कमाल है मिस बेन जी, खूब उसे घूर के देखती, सॉरी खूबसूरत, क्या बात है, आज तो तुम पीने के लिए आई हो, यहाँ तक कि मैनेजर को भी सुना दिया। लेकिन कम से कम वर्दी तो चेंज करके आ जाती है, अच्छा लगता है किसी को मुझे इस वर्दी में देखना अच्छा लगता है। तुझे इससे प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ बैठते बैठते तकरीबन 1 घंटे तक खूबसूरत पीती रहती। तब उसे लगता है हाँ अब उस पर चढ़ने लगी, तो उठती है वहाँ से और वेटर को इशारा करती है, बिल प्लीज़। जब वेटर बिल लाता है तो फाइनल उसकी तनख्वाह से कुछ पैसे तो बच जाते हैं। तो वो क्या करती है, उनमें से कुछ पैसे उस वेटर को टिप देती, कहती ये अपने जेब में रखना उस मैनेजर से बचा के। और वहाँ से निकल के 100 का नोट मैनेजर के हाथ में देकर कहती, ये तुम्हारा टिप है मुझे इस तरह अच्छी सी ट्रीटमेंट देने के लिए। ये क्या करो, वो वहाँ से भी निकल जाती। तब वो क्या करती है, आजू बाजू देखती है तो देखती है एक रश का कड़ा है और रश्का वाला सो चुका है। और टाइम मैं आपको बता दूँ, रात के तकरीबन 2 बज चुके, तो 2 बजे तो सारे दुनिया सो चुकी है। तो रश्का वाला भी आराम से अपने रश्के पर सर रख के सो चुका था पीछे की साइड में। तब वो जाती है उसके पैर को टेप करती है। तो वो कहता है, क्या है बे, कौन है? तो आंखें खोलते देखते एक लड़की खड़ी है, तो कहता है हाँ बोलो।
लेकिन जब उस लड़की की कंडीशन देखते तुम पी कर भी आई हो, तो उसकी तरफ देखते तो कहते तुमने भी तो पिए, अगर मैंने पिए तो तुमने भी पिए। तो रिक्शा वाले कहते हाँ यार मैंने भी पिए, आज थोड़ा सा धंधा कम हुआ तो जो बचा भी कुछ आता वो भी मैंने अपने नशे में उड़ा दिया। अभी इस हालत में घर थोड़ी जा सकता, इसलिए साइड में खड़ा करके बैठा हूँ, लेटा हूँ, सोया होता तूने आके जगा दिया। बोल क्या चाहिए? मुझे इस एड्रेस पे जाना है, कि तू मुझे पहुंचा सकता है? मैंने भी पिए तेने भी पिए, अगर हम दोनों पी दो बेवड़े एक साथ निकलेंगे तो यकीनन कौन सा दिखाओ एड्रेस, हाँ यहाँ ज़रूर पहुंच सकते हैं, पक्का पहुंच सकते हैं, तो तुम मुझे सही सलामत यहाँ पर पहुंचा सकते हो। ये कहकर उसको निकालती है और खुद पीछे बैठती, उसे आगे करके बैठाती, कहती अब चलाओ घर। ओ मामा, ओ बहनी जी, ओ बाजी, ओ दीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों ने पिए, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा तो जेल, मेरा रास्ता चला जाएगा। तुम्हें इतना देखो ये मेरे पास पैसे हैं, और उसके हाथ में तकरीबन 10,000 के नोट होते हैं। वो गिनती है 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 10,000 है, इन्हें तुम रख लो, जाओ तुम हॉस्पिटल में ये एक एडमिट हो जाओ कि तुम्हें मोशन आई है। हम जा तो हॉस्पिटल में रहे ना, ये कह सकते हैं। वैसे भी रात के 3 2 बज चुके, कोई तुम्हें थोड़ी रोकेगा। और हाँ बस सिर्फ नॉर्मल तरीके से रिक्शा चलाना, मैं नहीं चलाता, मैं नशे में नहीं चलाता, ठीक है तू पीछे बैठ मैं आगे बैठ के रिक्शा चलाती हूँ। ये कहकर उसकी वर्दी जो वहाँ पर पड़ी थी उसे पहनती है, उसकी बटन लगाती है, तो रिक्शे में बैठ कर रिक्शा चलाने लगती। तो रिक्शा वाला कहता ए बहन जी मेरा नहीं है, मेरे किराए का रिक्शा है, अगर इसे कुछ हुआ ना तो मेरा जो मालिक है मुझे मार डालेगा। तो कहती तू चुप रह, तुझे सही सलामत पहुंचा दूंगी, डोंट वरी। ये क्या करूँ, रिक्शा चलाने लगती, जैसे चलाने लगती पहले तो नॉर्मल चलाती है आराम आराम से, इसके बाद जो फास्ट करती है तो उसकी भी होश उड़ जाती है। तब वो एक जगह पर रोक देती, ठीक। वो कहती है अब क्या रोका, जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ पर कुछ लेना चाहिए। ये कहकर वो सामने देखती तो वहाँ पर एक फूल की दुकान अभी बंद होने वाली थी, तो उसके सामने खड़ी होकर कहती भाई साहब। तो वो देखते पलट के तो कहती लड़की जी हाँ मुझे कुछ चाहिए, एक दुकान से कुछ चाहिए। तो कहता अभी बंद होना है बहन, तो तब भी तो कह रही तो मुझे चाहिए। ये कहकर वो अंदर जाती है और कुछ चीज़ें लेती है अपनी पसंद से और उसे पैसे देकर वहाँ से निकल जाती। तब वो रिक्शा वाला कहता है 10,000 से तुमने 1,000 रुपये उसे दे दिए, अब बचे तो 9,000, अब इनका क्या करेंगे हम दोनों? ये पकड़ 9,000 तू रख, इससे ज़्यादा मेरे पास सब कुछ नहीं है। मेरी जेब टन टन गोबाल है, जब से उसके साथ गुजारा कर रही हूँ ना तब से मैं टन टन गोबाल बन गई हूँ। आए दिन मेरे पैसे खर्चे होते हैं उसके ऊपर, पता नहीं कहाँ से मैंने इतनी महंगी चीज़ पसंद कर ली। तो तुझे अपनी रेंज देकर पसंद कर लेनी चाहिए थी ना। और रश्के वाले से बात करती हाँ सोचा तो यही तो मैं अपनी रेंज दे के उससे पसंद करूँ, लेकिन क्या कह सकते हैं पसंद नहीं है, बट उस पर खर्चे बहुत हो रहे हैं मेरे। ये कहकर वो लोग निकल जाते, और मरते गिरते पड़ते वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। तब वो रश के रोकते कहते लो हम आ गए। और देखते इसके सामने वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का बोर्ड था। जी हाँ वो उस हॉस्पिटल में आई थी जिस हॉस्पिटल में नैना टक्कर थी, नहीं आना चाहती थी, लेकिन कदम खुद ब खुद आपकी मोहब्बत तक तो आपको पहुंचा ही देती। तब वो रिक्शा वाला कहता है यहाँ पर कौन एडमिट है, तुम्हें अंदर जाने देंगे? इस हॉस्पिटल की पता है क्या रेंज है? इसलिए तो कह रही हो ना, जिस इंसान को मैंने पसंद किया ना मेरे रेंज से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, क्या करूँ? चल तुझे तेरे पैसे मिल गए, लेकिन तू घर मत जा, ये तुम्हारा किसी ने छीन लिए तो। हाँ ये भी हो सकता, तो क्या करूँ? तू रुक तेरे लिए मैं रिक्शा करती हूँ। तब वहाँ से एक रिक्शा वाला गुजरता है, उस लड़के को देखकर कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरी बीवी तुझे ढूंढ रही है। तो वो कहता है तूने फिर से पी है? अरे वैसे जितने मैंने तो पीने में लगा दिया यार, अब पैसे मेरे घर जाना है, कैसे जाऊँ? तू चल मेरे साथ। उसे लेके चल। तो कहते इसका रिक्शा, तो कहता रुको। वो उस लड़के की तरफ देखता, ये लो तुम लो। ए तुम झूठी, तुमने कहा था तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, ये 1,000 रुपये कहाँ से निकाला? तुम्हारे जेब से निकाला, ये तुम्हारा शर्ट है ना इसमें पड़ा था। अरे हाँ ये मैंने अपनी बेटी की फीस के लिए रखा था। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। ये क्या करो फिर से 1,000 रुपये उसके अपने जेब में रखती, जो 9,000 उसने दिए थे उसी से 1,000 रुपये निकाल के उस लड़की को देती, कहती ये लो, इसे सही सलामत इसके घर तक छोड़ना, इसकी बीवी बच्चों के पास छोड़ना, ठीक है? और जब तुम इसे छोड़ो
तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करके कहना कि तुमने इसे छोड़ दिया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नंबर लो, ये बहुत आरामी लड़का है, मेरा दोस्त है, आरामी करने के लिए बेटा रहता है, अपना नंबर अपने पास रखो, हम ऐसे ही चले जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। तब वो गुलदस्ता जो उसने ली थी ज़बरदस्ती, उसे कंधे पे लाती है, जैसे कि हम एक बोरी उठाते हैं, तो खुद से बड़बड़ाने लगती है, नहीं नहीं नहीं, इतनी महंगी हॉस्पिटल हमारी बचत से बाहर है, अब यहाँ का बिल भी मुझे देना पड़ेगा क्या। अब वो नैना में टक्कर से मिलने के लिए बेंजी बन के आ गई थी, और बेंजी माफिया क्वीन वंशिका नहीं लग रही थी, वो सिर्फ खूबसूरत लग रही थी जो उसकी नैना के लिए बनी थी, और वो नैना के साथ फ्योर थी, उसके साथ फ्योर बनना चाहती थी। वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन हाँ गई तो आगे बढ़ जाती। तब उससे गार्ड रोकते तो कहते, कहाँ जा रही हो तुम। आ 1 2 3 4 उस जगह जा रही हो। तो उंगली से इशारा करती, तो वो बिल्डिंग गिनते गिनते, तब वो चौकीदार भी ऊपर देखता है, छठे माले पे। इतनी रात को तुम छठे माले पर जाने चाहती हो, तुम्हें पता छठे माले पे कौन लोग रहते हैं। हाँ पता है ना, मेरी वीआईपी तो है वो, मेरी वीआईपी रहती है वहाँ पे बहुत महंगी, उससे मिलने जा रही हूँ। तुझे कुछ चाहिए, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है बचा है। ये फूल मैं उस फूल के लिए लाई हूँ, गुलाब के लिए, तो मैं ये गुलाब उस गुलाब को दूंगी, अगर उससे पास कुछ होगा तो मैं तुझसे मांग के तुम्हें दे दूंगी उधार के तौर पर, फिर मैं उसे दे दूंगी, ठीक है। अब तुम मुझे जाने दे। सॉरी, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। देख भाई, उससे मिलने के लिए मैंने कितनी मेहनत की तुम्हें पता है। पहले गई घर, घर जाके बाहर निकली, बाहर आके पीने लगी, पीने के बाद मैंने पैसे दिए, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं उसके साथ मिलने के लिए। यहाँ तक कि मैंने उसके लिए जूस भी नहीं लिया है यार, मुझे कम से कम जूस तो लेना चाहिए था। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहाँ से लो जूस। तब नैना चांदनी जो उसके काम से बाहर आ रही थी उसे देखती है, तो उसकी तरफ बढ़ने जाती थी, लेकिन कुछ सोच कर रुक जाती। तो वो एक मैसेज करती है चांदनी की तरफ। चांदनी नैना के रूम में बैठी थी, नैना सो चुकी थी, क्योंकि उसकी बात करते करते नैना सो चुकी थी। तब नैना देखती कि उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल है, तो फ़ोन उठाती हुई कहती, हाँ बोलो। जिससे कि इंतज़ार तुम कर रहे थे वो आ चुकी है, नीचे गार्ड से सर कप आ रही है, सर मार रही है, ये बता दो। ठीक है मैं आ रही हूँ, ये क्या, ये सुनती है वो निकल जाती है। तो अपनी दोस्त की तरफ एक नज़र देखकर वो चेहरे पर स्माइल ला के निकल आती है। तब जैसे ही नीचे आती है तो देखती है वो गार्ड के साथ बहस कर रही थी, और उसकी कंडीशन देखकर कहती है, ये पी कर आई है, जाहिर सी बात है, नॉर्मल तो आ नहीं सकती, तो पीने के बाद आई है, चलो देखो। ये कहकर उसके साथ चली जाती है। तब उन दोनों को सामने आकर देखे, हे ओ तुम दोनों ऐसी की तैसी, तुम दोनों की, जब भी हम दोनों करीब जाते हैं तो तुम में से कोई आके मुझे डिस्टर्ब करता है। अब जब मैं उससे मिलने जा रही हूँ ये कमीना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, अब तुम्हें लेने आए हैं, चलना है क्या। 1 मिनट रुको, तुम्हारे पास पैसे हैं, उधार दोगी, कितने चाहिए। 2000 दे दो। रुको, ये लो 2000, और कुछ। रुको 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 1 मिनट, ये लो 1000 रुपये, तुम अपनी बीवी बच्चों को कुछ भी दे दो, और तुम्हारे 2000 रुपये मुझ पर उधार है, कल बैंक से मैं निकाल के तुम्हें दे दूंगी। जिससे मैंने रिश्ता जोड़ा है ना, वो मुझे कंगाल करके रहेगी। ये कहकर वो सामने स्टोर की तरफ जाती है, और स्टोर वाले के पास सामने जाकर कहती है, मुझे हेल्दी जूस देना, हेल्दी चिप्स देना, हेल्दी चॉकलेट देना, जिससे मेरी जो वीआईपी है ना उसे पसंद आए, और उसे खानी चाहिए। अगर उसने पैक की ना तो तुझे मैं फेंक दूंगी इस दुकान से बाहर। तो एक नज़र से देखता है तो हेल्दी हेल्दी समझ के उसे सारी चीज़ें दे देता है, और लेते हुए तो उसी बिंदा कहती, हेल्दी है ना ये चीज़ें। जी मैडम हेल्दी है, ठीक है। तो वो अंदर जाती है, अंदर से लिफ्ट में बैठती है, 6 माले पे पहुंचती है। जैसे ही पहुंचती तो वहाँ पर चारों तरफ पुलिस देखती है, तो पलट जाती है। तब चांदनी क्या करती है, उसके कॉलर से पकड़ कर उसे घुमाती है, तो कहती है, अब क्या हुआ, तुम्हें अंदर नहीं जाना। ये पुलिस वाले लोगों के सामने मैं बेवड़ी बन के जाऊंगी, अच्छा लगेगा क्या। थोड़ा तो डिंस क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन, ये कहते हैं। तू किस एक्सिस की गर्लफ्रेंड लगती है, बात करने की तमीज़ नहीं है। डिस्टेंस कौन रखता है भला, तो फिर क्या रखता है। वो कहते हैं ना खुद को सही करके, वो क्या कहते हैं, वो मैनेज, हाँ खुद को मैनेज करने दिखा रही हो, सीरियसली मैनेज। और जो भी है चुप कर जाना, तुम चलो यहाँ से, ये कहकर उसे लेके चलती। तब वहाँ के अफसर कहते, मैडम ये
हमारे ख़ास इंसान है, उससे मिलना ज़रूरी है इसका। ओके मैम, ये क्या करो, साइड में हो जाती तो अंदर जाती। जैसे ही अंदर जाती है, नैना को देखकर एक पल के लिए उसके कदम दरवाजे पे ही रुक जाते हैं और देखती है नैना की तरफ। तब वो आगे नहीं बढ़ती, तब कामनी कहती है हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, उसे तंग मत करना, उसे गोली लगी है, 2 गोली लगी है, एक पेट पे लगी है। हाँ पता है, न्यूज़ देखा है मैंने। अच्छा, तो सुबह के न्यूज़ तुम अभी आ रही हो? तुम्हें तो सुबह सवेरे आ जाना चाहिए, जब हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। तुम्हें सुबह सवेरे ही आ जाना चाहिए, तो तुम अब आ रही हो। हाँ, हिम्मत चाहिए ना इससे मिलने के लिए, इससे बात करने के लिए, और हिम्मत नहीं थी तो नहीं आई, अब हिम्मत आ गई तो तुम्हारे सामने आ गई और उसके सामने आ गई। और तुम लोग दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ने का मतलब समझती हो ना, अकेला छोड़ दो, ठीक है। और एक और बात, अपनी इस गर्लफ्रेंड से कहे ना, आइंदा मेरा कॉलर को पकड़ के घुमाया ना करे। मुझे कॉलर को पकड़ने की इजाज़त सिर्फ उसको है जो सोई हुई है सुकून से। खुद तो सोती है, मुझे बर्बाद करके रख दिया है। सब साला मेरी पूरी तनख्वाह ख़त्म हो रही है इसके चक्कर में। ये कितनी वीआईपी है यार, तुम्हें पता है? अभी थोड़ी देर पहले इसके चक्कर में मैंने शराब पी है, फिर इसके चक्कर में मैंने रश्के वालों को पैसे दिए, इसके चक्कर में मैंने दुकान खोला, उससे फूल लिए, इसके चक्कर में मैं यहाँ तक आई हूँ, इसके चक्कर में 2000 उधार हो गए मेरे, अब ये 2000 भी मुझे तुम्हें देने, इसके चक्कर में तो कंगाल हो जाऊंगी यार। इससे कहे ना थोड़ी सी कम बचत वाली काम करे ना, इतने ओ आई-फाई वाली बचत वाले काम क्यों करती है? अब उसकी मर्ज़ी, वो जो से काम करना चाहे उसकी मर्ज़ी है, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, देख लूँगी मैं तुम सबको। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप सबकी ज़रूरत के आपकी सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ कैसी लग रही हो। और सेकंड, मुझे ये कहना है, प्लीज़ यार सब्सक्राइबर बढ़ा दो, आप लोगों की मेहरबानी होगी। आप लोगों के लिए इतनी टाइम तक रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ, तो कुछ तो फ़ायदा हमें दीजिए। अब वो दोनों अकेले रहेंगे इस रूम में, क्या होगा ये जानने के लिए मेरे साथ बनी रहिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।